नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें कोई क्लास 8th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया है सेट्स। सेट्स में जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यूज दे रखी हैं, मैं यहाँ पर टॉपिक आपको शुरुआत से डिस्कस नहीं करूंगा, केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन बनते हैं कि या फिर मैं उसको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 6 8 12 24 और बी की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये हमारे पास दो सेट हैं, ए है और एक है सेट बी। अब क्वेश्चन में मान लिया जाता है ए यूनियन बी। यूनियन का साइन ये होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ लेके चलिए। तो जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं ए में और जितनी वैल्यूज बी में लिखी हुई हैं सारी वैल्यूज को हम एक सिंगल सेट में डाल देंगे। अब उस सिंगल सेट में डालेंगे, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 यहाँ रिपीट करा तो 1 सिंगल टाइम आएगा, 2 रिपीट करा 2 सिंगल टाइम, 3 रिपीट करा 3 सिंगल टाइम, 4 रिपीट करा 4 सिंगल टाइम, 6 रिपीट करा 6 सिंगल टाइम, 8 नहीं है, 9 सिंगल टाइम है, 12 सिंगल टाइम आएगा, 24 फिर 18 समझ गए होंगे। मतलब यूनियन में आपको क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज को ले लेना है, बस अगर कोई रिपीट हो रही है तो उसको सिंगल टाइम ले लीजिए। अब दूसरा चीज आता है इंटरसेक्शन, जिसका साइन ये होता है। इंटरसेक्शन में आपको क्या करना है, आपको केवल वो वैल्यू लिखनी है जो कॉमन है दोनों सेट में। जैसे यहाँ पर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। तो ये सारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक, तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई, एक यूनियन हो गई, एक इंटरसेक्शन हो गई। लीजिए तीसरी जो चीज आती है, उनको किसी ने कहा है कि a माइनस बी निकालिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले रफ वर्क में आ जाइएगा और रफ वर्क में जो भी पहले दे रखा है, यहाँ पर a दे रखा है तो a की सारी वैल्यूज को आप लिख लीजिएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। मैंने सारी वैल्यूज को मेंशन कर दिया रफ वर्क में। अब मुझे b की जो जो वैल्यूज आ रही है इसमें से कट करना है। b की वैल्यू 1 आ रही है, कट कर दिया, 2 आ रही है, कट कर दिया, 3 आ रही है, कट कर दिया, 4 आ रही है, कट कर दिया, 6 आ रही है, कट कर दिया, 9 आ रहा है, इसमें 9 है नहीं, कोई मतलब नहीं, 12 आ रहा है, कट कर दिया, 18 है नहीं, कोई मतलब नहीं, 36 है नहीं, कोई मतलब नहीं। तो बचा क्या, 8 और 24। तो कहीं ना कहीं a माइनस बी की जो वैल्यू हो गई वो सेट में हो गई 8, 24। ठीक है। अब आपका होमवर्क है, आपको कैलकुलेट करना है फॉर b माइनस ए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, b की सारी वैल्यूज आप लिखेंगे और a की वैल्यूज को वहां से कट करते चले जाएंगे, तो वहां से आपका b माइनस ए निकल आएगा। तो ये तो बात हो गई सेट के कुछ क्वेश्चंस की। अब कुछ फॉर्मूले भी हैं जो सेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 4 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इन चारों फॉर्मूलों को आप एकदम रट डालिए। इन फॉर्मूले में से क्वेश्चंस फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, सब जगह बोर्ड में भी फंसते हैं क्वेश्चन, तो इसी से तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन फॉर्मूले को आप अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देन एन ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है, बट यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए के लिए काम किया जा रहा है, तब है ये। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर माइनस हो जाता है बट यहाँ पर प्लस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस ए आएगा तब। जब कहीं क्वेश्चन में मान लीजिए ए माइनस बी और को बी माइनस ए की कार्डिनल नंबर दे रखा हो तो आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे। देन ए माइनस बी दे रखा है, एन ए मान लीजिए आपको निकालना हो, तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही अगर एन बी माइनस ए, मतलब यहाँ पे एन बी निकाला जा सकता है, जैसे यहाँ पे एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। एमएल अग्रवाल में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चारों फॉर्मूलों का यूज करके आप कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक मैं लेके आया हूँ परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन है, जिसमें ही एक सब टाइटल आता है प्रॉफिट और लॉस का। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि यही ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगा इन 2 क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन उठाए हैं। आपको मेन फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो गलत होने की चांसेस एकदम रिड्यूस होती चली जाएंगी। तो मेन फोकस करेगा कॉन्सेप्ट पर कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ और कैसे किन चीज़ों को मैं कैसे ट्रीट करता हूँ। तो चलिए देखिए, अ वेंडर बायज बनानास एट 3 फॉर अ रुपी। 3 बनाना खरीदता है 1 रुपए में, खरीदता है, सीपी की बात कर रहा है। तो मैंने लिखा सीपी ऑफ 3 बनाना इज इक्वल टू ₹1। बट ये 3 बनाना की बात कर रहा है, हम यूनिटरी मेथड का यूज करके 1 बनाना का निकालेंगे। तो सीपी ऑफ 1 बनाना निकाल लीजिए आप। तो जब 1 बनाना का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/3। तो ये हो गया सीपी। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स एट 4 फॉर अ रुपी। सेल करता है मतलब सेलिंग प्राइस कितने पर, 4 फॉर अ रुपी। तो एसपी ऑफ 4 दे रखा है, एसपी ऑफ 4 बनाना इज इक्वल टू ₹1।
और तो SP ऑफ 1 बनाना निकाल लीजिए, इज इक्वल टू रुपीज़ 1/4। अब हमें चेक करना है कि CP ऑफ 1 बनाना हमारे पास आ गया है, SP ऑफ 1 बनाना हमारे पास आ गया है, कौन ग्रेटर है। तो ग्रेटर है, कैसे चेक किया जाएगा उसको देखिए। मैंने यहाँ लिखा 1/3 और यहाँ लिखा 1/4। आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता है, 4 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो ग्रेटर कौन आ रहा है 4, और 4 के जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ 1/3। तो इससे क्लियर हो गया हमारा 1/3 ग्रेटर होगा। और 1/3 किसके लिए है, CP है 1 बनाना का। तो CP अगर ग्रेटर हो जाता है किसी केस में, अगर CP ग्रेटर हो जाए SP से, तो क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, लॉस निकालना होगा CP माइनस SP के फॉर्मूले से। तो CP माइनस SP करके यहाँ पर आप लॉस निकालिए। CP की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1 बनाने की 1/3, माइनस SP की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4। एलसीएम ले लीजिए, 12 आ जाएगा, 3 4 या 12 माइनस 4 3 या 12, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लॉस की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी 1/12। ठीक, रुपीज़ यहाँ जरूर मेंशन करिएगा। यूनिट अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो एग्जाम में आपके नंबर कट जाते हैं, इसलिए यूनिट पे जरूर फोकस करिएगा। लॉस हो गया ये, हमें निकालना है क्या, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द साइन ऑफ परसेंटेज। मैं अब इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को बस इंप्लीमेंट करना है। लॉस की जगह आप लिखेंगे 1/12। CP की वैल्यू आप चेक कर लीजिए क्या है 1 बनाने की, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको पूरा सॉल्व करिएगा, आपका फाइनल आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द शॉपकीपर बायज अ सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो देखिए कैसे किया जाता है, अ शॉपकीपर बायज अ सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स इफ द SP ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू द CP ऑफ 7 पेन। जो दे रखा है उसी का यूज करिए, इस स्टेटमेंट को यूज करिए। द SP ऑफ 5 पेन, SP ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू द CP ऑफ 7 पेन। तो सबसे पहले CP ऑफ 7 पेन्स इज इक्वल टू SP ऑफ 5 पेन्स। सॉरी, अब ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, बट पूरे क्वेश्चन में देखिए कहीं ये नहीं दे रखा कि CP कितना है SP कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो कितने के इक्वल है, ₹100 के। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखिए, CP ऑफ 7 पेन इज इक्वल टू 100 रुपीज़ लिखा हुआ है। मैं इसको अगर फिर से लिखूँ, CP ऑफ 7 पेन्स इज इक्वल टू ₹100, और ये लेट किया आपने। CP ऑफ 7 पेन 100 रुपीज़ है, तो CP ऑफ 1 पेन निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, CP ऑफ सॉरी 1 पेन इज इक्वल टू ₹100/7। इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आपने ये पार्ट सॉल्व कर लिया, अब SP के लिए काम करिए। SP ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू ₹100। इससे वही काम, SP ऑफ 1 पेन निकाल दीजिए, इज इक्वल टू ₹100/5। सॉरी, तो इस तरीके से हमारे पास CP ऑफ 1 पेन आ गया, SP ऑफ 1 पेन आ गया। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुके हैं, आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही चीज़ हम चेक करेंगे हमारे पास ग्रेटर कौन सा है। यहाँ 1/3 जैसे चेक किया था 1/4 में, वैसे मेरे पास यहाँ पे 100/7 और यहाँ 100/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 500 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 700 हो जाएगा। ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है ना। तो 100/5 किसका है, SP का है। तो अगर कोई केस ऐसा बने जिसमें SP ग्रेटर हो रहा हो आपका CP से, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि SP इज ग्रेटर देन CP। प्रॉफिट निकाल लीजिए SP माइनस CP करके। SP की वैल्यू हमारे पास 100/5 और CP की वैल्यू 100/7। तो आप लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 35। अब 5 7 जा 35 और 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 700, माइनस 7 5 जा 35, यहाँ पर हो जाएगा 500। जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200/35। इसको सॉल्व कर दिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा, तो रुपीज़ 40/7 जो आया हमारे पास प्रॉफिट आया। अब वही चीज़ कि अगर प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हमारे लिए ईजी है। फॉर्मूला होगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट क्लोज साइन ऑफ द परसेंटेज। इस तरीके से हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज भी आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग शेप्स में से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको मैं लेके आया हूँ, जो कि 1 नंबर 2 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है और उसमें हम कंफ्यूज होते हैं फॉर्मूले की वजह से।
तो मैं आपको इसको एल्गोरिथम के थ्रू समझाऊंगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने बेटे शॉर्ट में लिखा है, तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि ये पूरा मैं एकदम डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये शॉर्ट में है याद करने के लिए। एग्जाम में जब आप लिखेंगे थोड़ा इसको ढंग से लिखिएगा। मैंने केवल याद करने के लिए बनाया है ताकि याद करने में आसानी हो जाए आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर उसमें हम एल्गोरिथम बेस से याद करें तो हमारे लिए आसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें गिवन क्या हो, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स आपको दे रखी हो। जैसे क्वेश्चन का है कि नंबर ऑफ साइड्स मान लीजिए 10 है, और हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। कोई भी पॉलीगन है उसका सम फाइंड करना है, इसके इंटीरियर एंगल में कितने, अगर उसको सम होगा तो कितना आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू सम होता है। सम इज इक्वल टू n-2 इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। यहाँ से हम सम निकाल लेंगे। ये कब होगा, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, जब आपका नंबर ऑफ साइड्स गिवन होंगे और फाइंड करना होगा सम इंटीरियर एंगल। सेकंड, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। इस बार सम ऑफ इंटीरियर एंगल दे रखा रहेगा, निकालना क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स निकालना होगा। तब भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू सम। यहाँ पर क्या होगा, सम की जगह सम रख दिया जाएगा, n यहाँ से सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक। थर्ड, आपको क्या मिलेगा, रेगुलर पॉलीगन। एक वर्ड मिलेगा रेगुलर पॉलीगन, मतलब उसकी हर एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो रेगुलर पॉलीगन है और उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल, जब ये दो बड़ा आपको मिल जाए, एक तो रेगुलर मिल जाए और उसका एक्सटीरियर एंगल की बात करने लगे, हर एक एक्सटीरियर एंगल की, ये गिवन हो क्वेश्चन में, और मैं फाइंड क्या करना हो, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना हो। यहाँ भी हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, बट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है, रेगुलर पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, 360 बाय n लगा दीजिएगा। 360 डिग्री बाय n इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। फोर्थ है, फिर से आपको रेगुलर पॉलीगन मिलेगा, बट इस बार एक्सटीरियर का अपोजिट क्या होता है, इंटीरियर। इंटीरियर की बात करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल। तो आपको कुछ करना नहीं, हल्का सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, इतना तो आप याद ही करते हो, अपॉन n कर दीजिएगा। इस तरीके से इस एल्गोरिथम के थ्रू आप चारों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर होगा, बट इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहूँगा ताकि आप आंसर निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन के लिए आप लिख लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ साइड्स 12 दे रखी है, तो आपको सम निकालना है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन में मान लीजिए आपको कह रहा है सम दे रखा है, यहाँ पर सम दे रखा है इंटीरियर एंगल्स का 1260 डिग्री, 1260 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में मान लीजिए आपको फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पर जो रेगुलर पॉलीगन एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है 360 डिग्री। इसके लिए आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, जब एक्सटीरियर एंगल हमारा 360 डिग्री है। फिर लास्ट वाला जो पार्ट है, वहाँ मान लीजिए इंटीरियर एंगल जो दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं कि आपको पर्टिकुलर इस एग्जाम फॉर्मूले का यूज़ करके उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करिएगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन फॉर्मूले का यूज़ करके तो आपके क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस कभी नहीं होंगे, क्योंकि एल्गोरिथम अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो क्वेश्चन आपके लिए क्विक में आसानी देंगे, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा।